नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तूफान की, चक्रवात की, बिपरजॉय की। कल गुजरात के कच्छ से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 70 किलोमीटर की रफ्तार से दक्षिणी राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कल उत्तर गुजरात और दक्षिण राजस्थान में भारी बारिश का अनुमान जताया है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी अब भी बारिश जारी है। कल रात तूफान के लैंडफॉल के गुजरात के तमाम तटीय जिलों में तेज हवा चली और भारी बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। 22 लोगों के घायल होने और 23 से 24 मवेशियों के जान जाने की खबर है। 500 से ज़्यादा पेड़ उखड़ गए हैं। साथ ही करीब 1000 गाँवों में बिजली गुल हो गई है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। एनडीआरएफ के मुताबिक तूफान के तट से टकराने के बाद किसी की मौत नहीं हुई है। पीएम मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात कर हालात की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री के मुताबिक गिर के शेरों की सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री चिंतित नजर आए। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर का, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं इस तूफान पर, आईएमडी से लगातार संपर्क में है। हिमांशु, गुजरात के लिए कुछ इलाकों के लिए कहा गया है कि बारिश होगी, कुछ इलाकों में तेज हवा भी चल रही है, और क्या जानकारी मिल रही है आईएमडी की तरफ से? देखिए, जो चक्रवाती तूफान है वो अभी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनकर कच्छ जिले के धोराविला इलाके में केंद्रित है। और जिस जगह पर ये अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म है, वहां पर जो हवाओं की रफ्तार है वो अभी 70 से 80 किलोमीटर और बीच बीच में बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर हवाएं चल रही हैं। और इसका असर ये हुआ है कि उत्तरी गुजरात के इलाकों में, विशेषकर कच्छ के अधिकतर इलाकों में अब भी तेज बारिश हो रही है। देर रात तक ये एक डिप्रेशन बनेगा। और ये फोरकास्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि आज और कल कच्छ और आसपास के इलाकों में तेज बारिश, जिसकी एक तस्वीर आज हमने देखी है, बहुत तेज बारिश हो रही है उस इलाके में, वो बारिश जो है वो लगातार जारी रहेगी। क्योंकि आज देर रात्रि तक जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, चक्रवाती तूफान, वो एक डिप्रेशन बनेगा। और डिप्रेशन बनने के बाद भी जो बारिश है वो लगातार इस इलाके में, उत्तरी गुजरात के इलाके में, विशेषकर कच्छ और आसपास के इलाकों में लगातार जारी रहेगी। और इसलिए मौसम विभाग ने कहा है कि लोगों को अब भी सतर्क रहना होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से जो बारिश होती है और जब वो डिप्रेशन बनकर फिर बारिश जो है और ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है, तो इससे जल जमाव जो है वो बढ़ता है, बाढ़ का खतरा भी बढ़ता है। और कच्छ इलाके में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी तेज बारिश हुई है, बाढ़ के संकट का खतरा जो है वो लगातार वहां पर बना रहता है। तो इसलिए लोगों को अब भी एहतियात बरतना होगा। लोगों को ये नहीं सोचना होगा कि हवाओं की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है और इसलिए खतरा टल गया है। लोगों को हालात पर नजर रखने होंगे और बारिश जब तक तेज हो रही है, संभव हो वो घरों के अंदर ही रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मौसम विभाग की तरफ से कही गई है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 2 दिन में जिस तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की मदद से फोरकास्ट जो है वो सही तरह से करने में मौसम विभाग कामयाब रहा है, उसका एक असर ये भी हुआ है कि जान माल का नुकसान, जिसका अक्सर अंदेशा रहता है इस तरह के अति प्रचंड चक्रवाती तूफान में, वो दूसरे चक्रवाती तूफानों के मुकाबले इस बार कम हुआ है। लेकिन अब भी लोगों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि कच्छ और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही है। और जैसा मैंने पहले कहा, हवा की रफ्तार अब भी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे और बीच बीच में बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो अब भी चल रही हैं। और आम लोगों को अब भी सतर्कता बनाए रखनी होगी। कदम हिमांशु, आपने बोला कि 2 दिन और अभी बारिश की आशंका है, तेज बारिश की, और जिस तरह से हवाएं चल रही हैं वो भी काफी तेज हैं। तो क्या हम ये समझें कि कम से कम 2 दिनों तक जिन लोगों को इवैक्यूएट किया गया है या जो लोग एहतियात बरत रहे हैं, 2 दिन तक वो इसी बिल्कुल अटेंशन में रहें, ताकि जब तक ये सारा कुछ गुजर नहीं जाता है, चक्रवात का सारा असर गुजर नहीं जाता है, तब तक बिल्कुल सुरक्षित नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो रिलीफ कैंप में जिन लोगों को रखा गया है, देखिए करीब 2.25 लाख लोगों को वहां से हटाया गया है। और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल ने एनडीटीवी से ये कहा है कि अब भी करीब 1000 गांव है जहां पर बिजली गुल है।
बहुत सैकड़ों पेड़ जो हैं वो गिर गए हैं। सड़कों को क्लीन करने की जो कोशिश है, सफाई की कोशिश एनडीआरएफ के जवान लगातार कर रहे हैं और अभी भी सड़कें हैं जो पूरी तरह से खुल नहीं पाई हैं। तो जो लोग प्रभावित हैं, जिनके घर टूट गए हैं, मुझे लगता है उनको अगले कुछ दिन तक सरकार के मदद पर आश्रित रहना होगा, क्योंकि अगर 500 से ज्यादा घर टूटे हैं इस साइक्लोन में, तो आप मान सकते हैं करीब 500 ऐसे परिवार हैं जिनके पास अभी फिलहाल छत उनको मिलेगा, इसकी संभावना लगभग नहीं है और उन्हें उनके जीवन को एक बार फिर से बहाल करने में और जो हजारों लोगों को जो वहां से शिफ्ट किया गया 2 दिन में, उनको दोबारा अपने घरों में, अपने इलाकों में वापस ले जाना भी मुश्किल होगा अगर इन इलाकों में तेज बारिश की स्थिति लगातार बनी रहती है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, विस्तार से ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो कठिनाइयां अभी बनी हुई हैं और थोड़ा सा वक्त अभी जरूर लगेगा। और अभी दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हुई है, क्या उसकी वजह ये तूफान ही है? इन सब सवालों पर आईएमडी डीजी डॉक्टर एम महापात्रा से कुछ देर पहले बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। साइक्लोन बिपरजॉय अभी कच्छ जिले के धौलावीरा इलाके में केंद्रित है। आप इन सैटेलाइट इमेजेस में देख सकते हैं कि किस तरह से साइक्लोन धीरे धीरे उत्तरी गुजरात और दक्षिण राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। ये अब भी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की तरह आगे बढ़ रहा है उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में। मेरे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा हैं। अभी आने वाले समय में आपका क्या फोरकास्ट है? साइक्लोनिक स्टॉर्म की दिशा दशा क्या होगी? साइक्लोन स्टॉर्म जो आज आफ्टरनून में कच्छ डिस्ट्रिक्ट का धौलावीरा के आसपास केंद्रीभूत है, ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट वार्ड मूव करेगा और नॉर्थ राजस्थान और साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात की तरफ आगे बढ़ेगा। अभी इसका जो विंड स्पीड है लगभग 70 to 80 किलोमीटर पर आवर, गस्टनेस में 90 किलोमीटर पर आवर है और धीरे धीरे गति करते हुए नॉर्थ ईस्ट वार्ड वीक भी होगा। जब डीप डिप्रेशन होगा इसका विंड स्पीड 55 to 65 किलोमीटर पर आवर, गस्टनेस में 75 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। वो विंड नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान इलाके में होने का संभावना है। जी, तो ये 16 और 17 तारीख को इस पूरे इलाके में, मतलब विशेषकर दक्षिण राजस्थान में बहुत तेज बारिश होने वाली है। या इसके प्रभाव में अभी नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान में 17 तारीख को ज़्यादा बारिश होगा और आज सौराष्ट्र कच्छ और इसका जो आसपास इलाका है साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात रीजन, वहाँ भी अच्छा बारिश होगा। हमारा पूर्वानुमान यही है कि हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में, माने कुछ इलाका में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है आज और कल। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर बादल दिख रहे हैं दिल्ली के ऊपर भी और आसपास के इलाकों में, अभी दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। एक वैज्ञानिक के तौर पर आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अभी जो बारिश हो रही है क्या वजह है उसकी? इसका 2 रीजन है। एक है जैसे आप देख रहे हैं साइक्लोन है, इसका जो आउटफ्लो है माने सीरस क्लाउड्स और द मीडियम क्लाउड्स, वो सभी दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। इसमें क्या है कि मॉइस्चर भी आ जाते हैं, अरेबियन सी से मॉइस्चर आ जाते हैं दिल्ली के आसपास। मगर पहला कारण यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर केंद्रीभूत है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से एक ट्रफ ऐसे राजस्थान की तरफ भी डेवलप हो रहा है और इसकी वजह से ये जो लो लेवल क्लाउड्स आप देख रहे हैं और जिसकी वजह से लाइट रेन भी आज रिकॉर्ड हुआ है, ये संभव हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो जम्मू कश्मीर के पास केंद्रित है उसकी वजह से वो एक फैक्टर है और दूसरा साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से अरब सागर से मॉइस्चर उत्तर पश्चिम भारत की तरफ, दिल्ली की तरफ आया है, उससे उसने फैसिलिटेट किया है इस बारिश को। जी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो मौसम विभाग से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बिपरजॉय समुद्री तूफान का असर राजस्थान के पश्चिमी इलाके पर भी पड़ने के आसार हैं। यहां के 7 जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में पूरे सीजन की बारिश हो सकती है। देखिए, मैप के थ्रू यदि देखें तो अब ये साइक्लोन जो है वो फिलहाल गुजरात के कच्छ और कच्छ के जो इंटीरियर पार्ट्स है वहाँ पे एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बना हुआ है और अगले 6 से 7 घंटों के बीच यदि देखेंगे तो ये सिस्टम लगातार जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और साथ ही साथ इसकी जो इंटेंसिटी है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म से आप देखें आज शाम के समय तक ये डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये लगातार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलते हुए आज रात के समय यदि देखेंगे तो ये डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब ये जो विंड का जो यदि आप डायग्राम देखेंगे इसी के साथ में
तो आप देखिए कि जैसे जैसे ये सिस्टम का इंटेंसिटी कम हो रहा है कि जो गस्टीनेस विंड है वो भी अकॉर्डिंगली कम हो रही है। तो साइक्लोन से नेक्स्ट जो इंटेंसिटी जब स्टेप डाउन होगा ये सिस्टम, तो डीप डिप्रेशन बनेगा और उस दौरान विंड की जो स्पीड है वो 50-60 किलोमीटर के नीचे जो है वो दर्ज होगी। और जो अगले 6 से 10 घंटों में देखेंगे तो सिस्टम डीप डिप्रेशन से और वन स्टेप डाउन होकर डिप्रेशन की कैटेगरी में आएगा। तो एसोसिएटेड जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं उसकी स्पीड जो है वो ग्रेजुअली कम होगी। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह का। हर्षा, वहां पर राजस्थान में भी आशंका अब यही है कि असर पड़ेगा चक्रवाती तूफान का। किस तरह के हालात हैं वहां, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, अभी जैसे हम लोग जयपुर में हैं, काफ़ी किलोमीटर दूर है पाली और सिरोही से, लेकिन यहाँ पर अब उमस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे शाम को जालौर में थोड़ी देर पहले हमने पता किया वहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बाड़मेर में तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी क्योंकि बाड़मेर बिल्कुल कच्छ से टच करता हुआ इलाका डिस्ट्रिक्ट है। साथ ही बाड़मेर में लो लाइंग एरियाज़ में फ्लडिंग के चांसेस हैं, इसलिए लोगों को एहतियात के तौर पर वहां से हटाया गया है क्योंकि बाड़मेर में जो है क्लेई सॉइल है, तो अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी का ठहराव हो सकता है। और ये सभी इलाकों में, राजस्थान में जो पश्चिमी इलाके हैं, पाली में भी है, जालौर में भी है, यहाँ पर ये सब हो सकता है कि एकदम फ्लैश फ्लड या एकदम से बहुत तेज बारिश होगी तो हैवी रेन होएगा तो फ्लडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हैवी रेन नहीं होती है। और उनको उम्मीद है कि करीब जैसे आज बाड़मेर में ऑलरेडी 79 mm रेन हो चुकी है, वैसे बाड़मेर में पूरे सीजन में 200 to 300 mm रेन होती है। तो अगर 2-3 दिन में बहुत ज्यादा तेज बारिश और भारी बारिश हो जाती है तो पानी का ठहराव हो जाएगा, फ्लैश फ्लडिंग हो जाएगी, जो सूखे पड़े नदी नाले हैं वो उफान पे आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जहां तक मौसम विभाग का कहना है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर इस तरह से बारिश होती है तो राजस्थान में एक तरह से बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बुआई का जो सीजन है वो बहुत दूर नहीं है। अब एंड जून तक अगर बारिश होती है तो बुआई शुरू हो जाती है। चक्रवात की वजह से अगर बुआई पानी अच्छा बरस गया तो खेतों में पानी आ जाएगा, उसमें नमी रहेगी तो बुआई अभी जल्दी कर सकते हैं। तो यानी कि जो बाजरा वगैरह की जो फसलें हैं उस पर काफी फायदेमंद रहेगा उनके लिए। साथ ही के 70% जो खेती राजस्थान में है वो सीजनल है, यानी कि पूरी तरह से बारिश और मानसून पर निर्भर है। तो एक तरह से ये जो बारिश है जून के मध्य में बुआई के सीजन के पहले आ रहा है तो किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। लेकिन अभी देखना यह है कि कितनी बारिश होती है, किस तरह से होती है, और अगर बहुत तेज हवा है तो नुकसान भी वो कर सकती है। जी, कोई विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं इन हालात को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली है, सब कलेक्टर्स से मीटिंग ली है, उनको सबको लोगों को अलर्ट किया है। और जैसे बाड़मेर जो बिल्कुल कच्छ से सटा हुआ जिला है और गुजरात से सटा हुआ है, वहां पर लोगों को इवैक्यूएट करके रिलीफ कैंप्स में, जैसे स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट वाली बिल्डिंग्स है, पंचायत की बिल्डिंग्स है, उन पर शिफ्ट कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। तो एहतियात पूरे बरते जा रहे हैं और हालात जो हैं हमारे सहयोगियों ने आपको बताए हैं क्या है गुजरात में भी और इस वक्त राजस्थान में भी। तो पूरे एहतियात बरते गए हैं और लोगों को भी इसमें समझदारी से रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर दिन भर कॉन्क्लेव करने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों, उसके बदलावों पर भी बात होगी। इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। तो जरूर देखें 17 जून को दिन भर। मणिपुर में हिंसा थम नहीं रही है। पिछले 48 घंटों में 2 नेताओं के घर जला दिए गए हैं। ताजा मामले में उपद्रवियों ने विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह का घर फूंक डाला। घटना के वक्त मंत्री केरल में थे। ये तस्वीरें मणिपुर में अब आम हो गई हैं। जले हुए घर, पुलिस के नाके और गुस्साई हुई भीड़। गुरुवार की रात भीड़ ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन के आवास को निशाना बनाया। रंजन सिंह मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वो अब भी लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं।
Sometimes some vested interested group कई बार निहित स्वार्थ वाले समूह ये धार्मिक कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर हम पूरी तरह इसके खिलाफ हैं और ये कोई धार्मिक हिंसा नहीं है। बहुत सारे मंदिर टूटे हैं, इसलिए ये भीड़ की हिंसा है और भीड़ में आप पहचान नहीं सकते कि कौन कौन है। चर्च हो या मंदिर, सब टूटे हैं। मणिपुर में पिछले 48 घंटों में बढ़ी हुई हिंसा को देखते हुए केंद्र ने डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ को मणिपुर भेजा है ताकि फोर्सेज में तालमेल बेहतर बढ़ाया जा सके। हाल में रैपिड एक्शन फोर्स को लेकर कई शिकायतें भी केंद्र सरकार तक पहुंची थीं। आरएएफ ने भीड़ को तितर बितर कर अच्छा काम किया है, लेकिन वाहनों को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो दिखाना सही नहीं है और हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे। हम सीआरपीएफ और आरएएफ के अधिकारियों को लेकर सख्त हैं और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि मणिपुर में बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। सेना के 80 कॉलम तैनात हैं, फिर सीएपीएफ की बटालियंस भी हैं। कुल मिलाकर 30,000 जवान लगातार वहां गश्त लगा रहे हैं। हिंसा के दौरान कई धार्मिक स्थल और घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनके लिए सरकार ने पैकेज भी अनाउंस किया है। साथ ही शांति कमेटी का गठन भी किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने क्योंकि नेशनल हाईवे 2 को बंद कर रखा है, इसलिए दूसरे रास्ते से जरूरी सामान इन राज्यों तक भेजा जा रहा है। टीएमसी ने जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी को बुलाने की मांग की है, वहीं कांग्रेस भी इस स्थिति को गंभीर बता रही है। मणिपुर दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां के लोगों का आरोप है कि दिल्ली ने उन्हें अपने दिल से भी दूर कर दिया है। 3 मई के बाद वहां पर लगातार हिंसा हो रही है, जिसमें अब तक 122 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और 70,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो विस्थापित हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ये लगातार दावा कर रही है कि वहां की स्थिति को काबू पाने के लिए वो नियंत्रण जो है वो स्टेप्स उठा रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हिंसाग्रस्त इलाके में राज्यपाल दौरा करने पहुंचे। कल दक्षिण 24 परगना के भांगर में हिंसा हुई थी। वहां पर राज्यपाल सीवी आनंद दौरा करने के लिए पहुंचे। असल में पंचायत चुनाव से पहले नामांकन का आखिरी दिन था और इसी दिन यहां पर हिंसा हुई और इस हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त आदेश आया है। उन्होंने ये कहा है कि 48 घंटे में यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया जाए। I happened to see some places where unfortunate incidents of violence was there. I could interact with the victims, some of them, and also with the local people. This was a fact-finding, data-gathering period for me. I have made my own inferences from what has happened. I would like to take further action based upon an objective analysis of what I have seen, what I have heard, what I have analyzed, and what I have experienced.